बहुत सारी बातें कर रहे हैं। विजय मेरे साथ बैठे हुए हैं, एडवेंचर के फाउंडर, युवा हैं, जोश से लबालब हैं और हाल ही में किलिमंजारो से सीधे इंडिया, देहरादून और यहाँ घर में, है ना। तो विजय, जहां तक बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस ट्रैक की, बात करते हैं किलिमंजारो, आपका पहला इंटरनेशनल, है ना। हाँ क्या सर, कैसा लग रहा है जब कंप्लीट करके आए हो? पहले तो वो बताओ। एकदम जबरदस्त। ऐसा लग रहा है, मतलब अलग ही फीलिंग है। हाँ हाँ ऑल्दो मैंने इससे पहले इससे ऊंची पहाड़ी चढ़ी हुई है, हाँ हाँ और ये उतना मतलब ऊंचा तो ये भी था, 5,900 मीटर, कम ऊंचा नहीं होता, हाँ हाँ। चैलेंजिंग था, पर अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है सर। ओके, क्या बात है। पहले एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। विजय, जब ट्रैक की बात करते हैं हम, आप यहाँ से, जब मैं आपसे बात कर रहा था इससे पहले भी, और जब आपको देखा था तैयारियों में, यहाँ यहाँ से मुंबई गए आप, मुंबई से फिर आपने फ्लाइट ली, वो बताओ जरा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए, पहले वहां तक पहुंचने का थोड़ा सा बताओगे? यहाँ से तैयारियां तो जबरदस्त थी, कैमरे मेरे पास भी हैं, और फिर मैं एक गोप्रो लेके गया था अपूर भाई का। अच्छा। मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं अपूर भाई। क्या बात है, अपूर अपूर सकलानी। हाँ हाँ, हाँ वही। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। गोप्रो लेके गया था मैं इस बार, की मैं इस बार ब्लॉग बनाऊंगा पहली बार ट्रैक हाँ पर। मैंने आज से पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाए, पर इस बार वीडियो की पूरी भरमार है हाँ स्टॉक में, हाँ। और वो वीडियो दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। वो ली उनसे कैमरा लिया। एडविन थ्रिल के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे अभी लगातार वहां की पोस्ट आने वाली है। हाँ हाँ, भैया देखना ना भूलना यार, आप लोग बहुत गजब गजब चीजें मिलेंगी। तो वो भी कैमरा लिया मैंने, जाते हुए रात को लिया था, क्योंकि मतलब 1 घंटे बाद में निकल रहा था दिल्ली के लिए, वहां से फिर मुंबई की फ्लाइट थी अगले दिन। तो रात में उनसे लिया। हमारे इतना कम्युनिकेशन रहता है कि किस बंदे को कहाँ पर क्या मिलना है, कहाँ पे क्या, वो सब चीज रहती है। फिर यहाँ से सीधे बस में बैठ के दिल्ली गया, वहां से फ्लाइट पकड़ के मुंबई अगले दिन। और फिर मुंबई में हमारे कुछ फ्रेंड लोग हैं, तो वो मुझे रिसीव करने आए थे। फिर मैं एक दिन मुंबई में रहा जाने से पहले, उनसे भी मिला सब लोगों से। अच्छा, वहां भी सभी दोस्तों से फिर वो मिले? एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने भी गए थे मुझे फ्लाइट पर, क्योंकि पर मेरे को पहली बार ना डर लगा था जब मैं बाहर जा रहा था। अच्छा। मतलब अलग सा फीलिंग्स आ रहा था पेट के अंदर से और दिल की तरफ तक को, और मुझे बहुत डर लग रहा था बाहर जाने में। पहला था मतलब? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, क्या कैसा होगा। हाँ, तो भैया जब एक बार फिर जहाज में जब उड़ान भर दी थी, हाँ। मैं बोला अब तो वापस नहीं आ सकते, अब तो 3 फीट वाला एक्शन भी नहीं कर सकता। अब तो मतलब हम चले गए, हाँ तो जो होगा वही होगा, हाँ। है ना। अब हमने क्या करा था, हमें लगा था कि गर्मी रहती है अफ्रीका में जब जाते हैं ना, हाँ। तो हम टी शर्ट और पैंट में चले गए नॉर्मली। और हमारा होल्ड था 19 आवर्स का इथोपिया में। हाँ। तो जहां हम उतरे ना, वहां से जैसे हम एयरपोर्ट से, कितने घंटे की फ्लाइट थी आपकी मुंबई से इथोपिया? वो 5 घंटे की 5 फ्लाइट घंटे थी। की फ्लाइट, हाँ, ओके। तो हम वहां जब उतरे, तो वहां से होटल मिला हमें एयरलाइन की तरफ से ही रुकने के लिए। तो हम गाड़ी में बैठ के जब वहां गए, तो वहाँ टी शर्ट में हमें कप कपी छूट रही थी, और हमारी जैकेट वैकेट सब बैग में ऑलरेडी जहाज में प्लेन हो चुका था, तो कुछ गर्म कपड़े था ही नहीं। तो ठंड, मतलब वो अक्सर लोगों के दिमाग में आता ना कि अफ्रीका मतलब गर्म होगा, और वहाँ इथोपिया में बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। अच्छा। बिल्कुल एकदम कप टी शर्ट में देहरादून जैसी ठंड थी वहाँ उस टाइम पर भी, और कप कपी छूट रही थी हमारी। तो वो एल्टीट्यूड पे है इथोपिया। हाँ, मतलब ठंडी हवाएं थी कुछ, तो आसपास पहाड़ियां थी वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठंडा था वहां पर मौसम। और एकदम आपको बता सरप्राइज। दूं मैं बीच में थोड़ा सा रोक के कि वहाँ इथोपियंस जो हैं वो वर्ल्ड में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में राज जबरदस्त करते है। हैं। हाँ ये हाँ, आपको बहुत भी लोग, पता है ना? हाँ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठंडे मौसम में दौड़ के प्रैक्टिस कर लेते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, स्टेमिना तगड़ा रहता है उनका। बिल्कुल करते हैं। हाइट भी है, हाँ। पहाड़ियां हैं, बिल्कुल एडवर्स कंडीशन से। तो वहां गए, फिर वहां से अगले दिन फ्लाइट कर कर पहुंच गए हम अपना ये किलिमंजारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अच्छा। और वहां पर जो मेरे एक फ्रेंड हैं जो वहाँ की कंपनी को ओन करते हैं, उनके थ्रू हमने ये करना था। वहाँ की लोकल कंपनी हायर करनी ही पड़ती है किसी भी कंडीशन में, ये रूल है वहाँ का। अच्छा। हाँ, तो वो मुझे रिसीव करने खुद आया हुआ था, मेरा जो फ्रेंड था जो वहाँ की कंपनी का ओनर था। और मैं पहली बार लैंड क्रूजर कार में बैठा। अच्छा। बिल्कुल, कई सारे अनुभव हैं मतलब। बड़े जबरदस्त सर, हाँ। मजा आ गया था। तो जब आप गए वहां पे पहुंचे, और उसके बाद में वहां से जब आपने ट्रैक शुरू किया, तो कैसा, कितनी की टीम थी आपकी, किस तरह से हम उन्होंने 2 ट्रैक लोग थे कराया? यहाँ से, हाँ। मैं और एक मेरा जो क्लाइंट थे फ्रेंड जो, हाँ। और हम लोगों के लिए 9 लोगों की टीम थी वहां पर। ये 9 लोगों की टीम जो आप बता रहे हैं, ये वो टीम थी जो आपको ट्रैक करवा रहे थे, उनकी टीम? हाँ, 9 लोगों क्या की बात थी। है।
एकदम पूरी ऐसे फीलिंग आ गई थी, क्या जबरदस्त मजा अरेंजमेंट से। हाँ 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 और जिसमें से 5 लोग पोर्टर थे, हाँ हाँ एक एक सीनियर गाइड था, एक जूनियर गाइड था, हाँ हाँ। और एक क्या कहते हैं हेल्पर था, एक कुक था। अच्छा, हाँ, तो कितने दिन का ट्रैक था ये टूर? ये टोटल हमारा 9 दिन का ट्रैक था। 9 दिन का ट्रैक था। हाँ हाँ। तो जब आपने ट्रैक शुरू किया विजय, तो जहां तक लोकल्स की अगर बात करें, वहां के लोकल्स का, उनका हालांकि वो लोग कराते रहते हैं, क्योंकि आपने बोला कि किसी फर्म के साथ में, किसी कंपनी के साथ में किया, लेकिन क्या अंतर नजर आता है आपको वहां और यहाँ में? क्योंकि आप यहाँ खुद भी कराते हैं और क्लाइंट्स को भी देखते हैं। वहां आप एज अ क्लाइंट थे और उसके बाद वहां की कंपनीज को देख रहे थे आप। क्या अंतर नजर आया आपको दोनों में? मुझे सबसे बढ़िया अंतर वहां पर पोर्टर्स की जिंदगी लगी। हाँ। वहां पर एक नियम ये है कि कोई भी पोर्टर 20 किलो से ज्यादा 21वां किलो भी नहीं उठाएगा। अच्छा। और वहाँ वेट होता है सबसे पहले सर। इसीलिए हमारे पास इतनी बड़ी टीम थी 2 हाँ, लोगों के लिए, हाँ। कि हमारे पास इतना सामान था, पर हर पोर्टर के पास 20-20 किलो वजन था। अच्छा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमनिज्म और ये सब चीजें दिखा रहे हैं हाँ हाँ हाँ। कि भाई 20 किलो एक सेटिस्फैक्ट्री। इनफैक्ट मैं भी अपना बैग लेकर नहीं जा सकता वहां पर, मेरे पास भी डे पैक ही रहेगा। अच्छा। जैसे हम अपने उत्तराखंड में जाते हैं ना सर, हाँ, 35-35 40-40 किलो लेके वजन पर खुद की वाट लगी रहती है। हाँ, हाँ, हाँ। वहां पर ये सिस्टम नहीं है, मेरा बैग वजन भी पोर्टर ही उठाएगा। वहाँ मुझे अलाउड नहीं है उठाने के लिए, मैं अपना सिर्फ डे पैक और कैमरा वगैरह ही उठा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, ओके। तो ये सिस्टम है। तो ऑल्दो मैंने थोड़ा वो कर कर आगे रिक्वेस्ट करके मैंने थोड़ा ज्यादा वजन उठा लिया था, क्योंकि मुझे खुद अजीब सा लगता है अगर वजन नहीं उठा के ट्रैक करूँ तो। हाँ हाँ हाँ। तो ये था। तो 6 हमारे पास पोर्टर थे और 20 किलो हर किसी ने उठाया हुआ था, और फिर गाइड ने अपना सामान उठाया हुआ था, कुक ने अपना सामान उठाया हुआ था। और फिर दूसरी बात, वहाँ पे अरेंजमेंट बड़े जबरदस्त होते हैं सर टेंट में। प्रॉपर टेबल मिलेगी आपको, टेबल के ऊपर क्लोथ, टी स्पून, छुरी, कांटे, सब कुछ ready एकदम। होता और हमें वहाँ पे ऐसा लगा ही नहीं था कि हम कैंप के अंदर खाना खा रहे हैं। हाँ, हाँ, बोल दो हम टेंट के अंदर खाना खाते थे, पर ऐसा लगता था किसी रेस्टोरेंट में आके प्रॉपर बंदा आता था। कैंडल लाइट डिनर होता था वहाँ हमारा हर अच्छा, रात को। तो अच्छा। एक अलग ही लेवल की फीलिंग थी, मतलब पहाड़ के अंदर भी इतनी सुविधाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप यहाँ से जाते हैं, जैसे लोकल्स अक्सर जैसे बोलते हैं कि अफ्रीका में तो, और खासकर टूरिस्ट प्लेस में, हमें बहुत से ज्यादा कई बार ना ये गंदगी और ये सब देखने को मिल जाता है रैपर। इसका वहाँ का कैसा था? उसका बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वहां पर रैपर वगैरह कुछ मेरे को तो पूरी ट्रेल पे नहीं दिखे, कहीं कहीं 1-2 जगह पे दिखे, जो कि लोगों की गलतियां हैं अक्सर, वो गाइड और टीम की नहीं बोलूंगा मैं। तो वहां पे मेंटेनेंस का इतना बढ़िया अरेंजमेंट है। ये जितना भी गार्बेज का मेंटेन होता है अफ्रीका में, किस तरह का? तो वहां पर जैसे किचन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है जनरली, कि हम किसी राशन की पन्नी को निकाल के वो करते हैं। तो इनफैक्ट एक एक रैपर और वो सब चीजों का, सपोज करो हम डे 1 में एक कैंप पे गए, कैंप 1 में, तो कैंप 1 में हमारे सारे वेस्ट का वो हो जाएगा, हमारे सारे सामान का वेट होता है पहले तो, कि कितना हम राशन वगैरह लेके जा रहे हैं ये, और फिर उसमें से पूछा जाता है कि ये वेस्ट इतना जनरेट हुआ था, कहाँ गया, तो उसका भी वेट होता है, वेस्ट का भी। वेस्ट का वेट होगा, वो वेस्ट का वेट आपको लिखा जाएगा प्रॉपर एक शीट पर, कि कैंप 1 में इतना वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, इतना राशन किलो है, इतना ये है। और जब हम अगले कैंप में मूव करेंगे कैंप टू कैंप, तो कैंप क्लीन रखना ही एक मेन बात होती है। ट्रेल तो क्लीन रहती ही है। बिल्कुल। तो अगर इस कैंप 1 में 10 किलो वजन है, तो कैंप 2 में भी जहां हम मूव करके जा रहे हैं 10 किलो वजन वेस्ट का होना चाहिए, और जो जो राशन का जितना वेट है उतना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर 1-2 किलो भी मिस हुआ तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर फेंक दिया होगा, तो वो एक पकड़ा जाता है। अगर कम हुआ और पकड़ा गया कोई बंदा ऐसे, तो उसका गाइड वाला लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। क्या बात है। तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम लगा। और हर चेक पोस्ट, हर कैंप में जो नेशनल पार्क का जो रेंजर्स और गाइड वो होते हैं, उनकी ड्यूटी है वो वहीं पर रहेंगे। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि आपने नीचे से पर्ची काट दी, आप ट्रैक करके आ जाओ और फिर, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर और वहां पर। जैसे आपने बोला कि क्या है यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट तो है, और कोई चेक नहीं है। उतना चेक नहीं है। हाँ, तो वो सब कमियां हो रही हैं, और वहां पे मेंटेनेंस है इस चीज की। बिल्कुल। विजय, जब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की और वाइल्ड लाइफ वहाँ की, बड़ी गजब जो हम देखते हैं, हमने तो टीवी पे देखा है और सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं। आपने कैसा वाइल्ड लाइफ को लेके आपके कुछ अनुभव है वहाँ? हाँ, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर बड़ा आसानी से होता है, और ये भी डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ का। हमारे हिमालय में भी बहुत वाइल्ड लाइफ है, बट
वहां पर वाइल्ड लाइफ का उतना ही सुरक्षा है जितना हमारे इंडिया का बॉर्डर्स का सुरक्षा है। अच्छा। हाँ, वहां पे जो वो गार्ड्स कैसे? हैं, गार्ड्स के पास में AK-47 होती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब अच्छा। मुझे गार्ड्स मिले बीच बीच रास्ते में, मैं डर गया था एक दो बार को, तो हाँ, ये AK-47 लेके बंदा आ रहा है यार, कौन है ये। हाँ 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 और मैं हाँ। अकेले भी चल रहा था कई बार आगे आगे ना। अच्छा। पर वो बड़े फ्रेंडली थे हमारे साथ। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने बताया, फिर मैंने बोला मेरे गाइड जस्ट थोड़े पीछे ही है। तो बड़े वो थे, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर कौन हो, क्या हो। मुझे लगा कि फोर्सेज होंगी। फिर मुझे पता चला कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स हैं वहां पर, इस चीज को कि यहाँ ये वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन इन चीजों के लिए इतने अच्छे गार्ड लगाए हुए हैं। और एनकाउंटर हुए वाइल्ड लाइफ के मेरे, मुझे वहां पर डियर मिला, जिराफ। हाँ, वो मैंने आपकी हाँ, पिक भी देखी थी, ये सब बड़ा अच्छा चीजें शॉट मैंने बड़े किया था आपने। ऊपर से दिख रहे थे सब कुछ, एकदम हाँ। खुला हुआ वाइल्ड लाइफ है, एकदम अच्छा। जबरदस्त। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैकर्स को या इस तरह से कोई नुकसान ये सब? नहीं नहीं, वो सब मैक्सिमम जो है वो फ्रेंडली वाले हैं। अच्छा। और ट्रेल से थोड़ा दूर ही रहते हैं। ट्रेल थोड़ा पहाड़ी इलाकों में होती है, चढ़ाई वाले में। और जो जिराफ वगैरह है वो प्लेन में घूमता है, थोड़ा तो प्लेन ऊपर में से है। थोड़ा दिख जाता है आसपास, लेकिन नीचे मतलब plains में। आप देख सकते हैं? अच्छा। हाँ, देख सकते वो अच्छा एक मौका ये है कि अगर हम ट्रेल पर चल रहे हैं ऊपर से और नीचे फ्लैट पूरा ग्राउंड है, वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ दिखेगी खुले में घूमते हुए। जब अगर हम ट्रैक की बात करें या समिट करने की बात करते हैं, तो अक्सर जो मैंने सुना है और जितने भी एडवेंचर करते हैं कि जो नॉर्थ फेस होता है माउंटेन के, किसी भी माउंटेन का पीक का, वो थोड़ा सा टफ होता है ना, हाँ। बाकी की बजाय। आपने कौन सा फेस लिया और क्यों चूज किया वो? मतलब वहां पर सर किलिमंजारो चढ़ने के लिए 6 रास्ते हैं। अच्छा। हाँ, कोई पीक हम किलिमंजारो के किसी रास्ते से 3 दिन में भी कर सकते हैं, 4 दिन में, 5 दिन में भी। टोटल 6 रास्ते अलग अलग? हाँ हाँ, अलग अलग दिनों के हिसाब से गेट्स हैं वहाँ तो पर। आपने कौन सा तो लिया? हमने 9 दिन वाला चूज किया था, जो क्यों? नॉर्दर्न सर्किट, क्योंकि वो हम पूरी स्टडी करके गए थे, वो हमें सबसे टफ लगा अच्छा। कि हर दिन ज्यादा किलोमीटर भी हैं। तो लोग तो अक्सर आसान सुनते हैं और आपने टफेस्ट और क्यों हमें चुना? हमें टफेस्ट की, हम अपने यहाँ हिमालयस में कर चुके हैं, और आसान करना फिर वो एक अच्छा सा नहीं लगता, अंदर की फीलिंग गायब हो जाती है कि उसे चढ़ के फटाफट आ जाते, तो वो मजा नहीं आता जो हमने 9 दिन में वहां पे मजे लिए कि भाई क्या टफ था। हाँ। और हमने सबसे बड़ी बात थी, हम 2-3 दिन, शुरू के 3 दिन हम लोगों के साथ रहे जो कॉमन कैंप थे। वहां के बाद लोग आसान की तरफ मुड़ जाते हैं, और जब हम आगे गए तो हम अगले 4-5 दिन तो हम ही अकेली ऐसी टीम थे जो उस रूट पर चल रहे थे। अच्छा। तो ये एक अलग लेवल का अनुभव था कि पूरे जंगल में सिर्फ हमारी 9 तो 11 लोग हम रुके हुए थे हर कैंप में। हाँ। 9 लोग की टीम थी, 2 लोग हम थे, तो 11 लोग थे। और अच्छा। और वो एक अलग लेवल का मजा था। बिल्कुल। हमें हमारे आसपास कोई भी नहीं है, हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने फोटो खींच रहे हैं, अपनी बिल्कुल, बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। एकदम वो अलग लेवल का अनुभव था। बिल्कुल। विजय, मैंने आपकी एक पोस्ट और देखी थी, पीछे नाम लिखे हुए थे, बहुत हिल्स के कैंप्स के नाम लिखे हुए थे, और आप साइकिल के साथ थे उसमें। तो साइकिलिंग भी की क्या आपने वहाँ हाँ पर? हाँ, साइकिलिंग करी सर एकदम। हमें जब हम अपना शुरू के 2-3 दिन तक हमारे साथ कॉमन लोग थे जो और दूसरे रूट्स पे जा रहे थे, वो कॉमन रास्ता था सब लोगों का। उसके बाद अगले 4 दिन हम अकेले थे, 4 और 3 7। हाँ। तो जब हम छठे दिन जिस कैंप में पहुंचे जहां से समिट होती है, तो वहां पर वो भी एक कॉमन पॉइंट बन जाता है समिट का। वहां से भी फिर आसान रास्तों से लोग उधर पहुंच जाते हैं कि वो हट करके एक जगह है। तो उससे नीचे थे कैंप से मुझे एक साइकिलिस्ट का ग्रुप मिला था, तो एक लोकल साइकिलिस्ट था वहां पर। तो मैंने उससे सोचा कि पूछ के देखता हूँ कि भाई साइकिल दोगे क्या। तो वो जबरदस्ती निकला बंदा, और मैंने उसे अपनी स्टोरी भी बताई कि मैंने भी साइकिलिंग वगैरह करी हुई है इंडिया में। तो फिर मैंने उससे पूछा कि कैन यू जस्ट, मतलब आप मेरे को साइकिल दे सकते हो 2 दिन के लिए। तो उसने बड़ी खुशी खुशी मेरे को साइकिल दे दी थी। अच्छा। तो मैंने 2 कैंप में साइकिल चलाई वहां पर। तो ये तो हो गया विजय, और उसके बाद में आप कौन से दिन में पहुंच गए थे, सबमिट कर लिया था आपने? हमने सर अपना सबमिट कर दिया था अपना 4-3-7, तो हमने ना 5वें दिन अपना सबमिट कर दिया था सर। क्या बात है। जब आप पीक पे थे, किलिमंजारो के पीक पे जब आप थे, हाँ। और तब मैंने देखा था आपकी जो पोस्ट है, इंडिया का फ्लैग आपके पास था, और उसके बाद में जो एडवेंचर थ्रिल का है जो होना ही था क्योंकि आपकी हाँ। यूनिफॉर्म है, और साथ में पहाड़ी टोपी भी थी। तो इतना सब कुछ आप वहां पे लेके गए, सबमिट करने के बाद में वो फीलिंग में अगर आपसे पूछूं
तो छोटे रूप में क्या बताएंगे उस फीलिंग को आप? जब हम वहाँ पहुंचे थे ऑलरेडी वहाँ पे 50 लोग और भी थे। वहाँ पे अच्छा। बहुत लोग सबमिट करते हैं उस दिन को अलग अलग रूटों से, जैसे बिल्कुल, मैंने बताया बिल्कुल, 5-6 बिल्कुल। अलग अलग रूट है, हाँ, सब हाँ। पहुंचते उसी कॉमन पॉइंट पर है। बिल्कुल। तो जब हम वहाँ पहुंचे, वहाँ ठंड की कोई चरम सीमा नहीं थी। बड़ी ठंडी हवाएं, थपेड़े, मेरी हाल बेहाल हो चुके थे। बिल्कुल। मैं सबसे पहले पहुंच गया था अपनी टीम में। अच्छा। हाँ, एक गाइड था मेरे साथ, बाकी के लोग दो दो मतलब एक गाइड और एक उसके सपोर्ट में पोर्टर और एक हमारा, वो 3 लोग पीछे से आ रहे थे। तो हम ऑलरेडी उनसे आधे घंटे पहले ऊपर पहुंच चुके थे 7 बजे सुबह सुबह। हमने रात को 2 बजे चलना शुरू करा था। और इसकी भी इंटरेस्टिंग है, और लोग वहाँ पे 11 बजे चलना शुरू कर देते हैं रात के, ताकि अगले दिन सुबह 7 बजे वहाँ ऊपर पहुंचे। 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है तगड़ी। अच्छा। हाँ, मतलब ये डिफरेंस भी है वहाँ की समिट में और यहाँ की में। अगर हम यहाँ इंडिया में कोई भी समिट करते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर की होके वापस हो जाती है, पर वहां पे 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद उतना ही वापस उतरना था, अगर नीचे उतना ही उस कैंप तक आना है। तो आगे जितना जाओगे वो आपकी मर्जी है। तो हम वहां पहुंचे तो इतने सारे लोग थे, तो वहां पर एक फोटो खिंचवाना भी बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है, कि क्योंकि वहीं पे सबको फोटो खिंचवाना है उस पॉइंट पर ही। उसी पॉइंट पे सबको। तो मैंने तो अपना बैग रख दिया था, दस्ताने उतारे थे, नीचे वाली लेयर में इतना सुन्न हो चुके थे हाथ, और फिर भी निकाल के वो निकाला, बैनर, हवा चल रही थी बहुत तगड़ी। और सबसे पहले तो मैंने उसमें अपना जनगण मन गाया था वहाँ बहुत जोर से। क्या बात। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी आएगा। अच्छा। हाँ, तो जनगण मन गाया तो कुछ राष्ट्रगान वहां हाँ, जाके आपने उसको। हाँ, तो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं भारत से हूँ। कुछ लोगों ने तिरंगा देखकर और जनगण मन सुनकर। बिल्कुल। तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग थी। और कई बार मेरी जीभ वो हो गई थी, तो मुझे डर भी लग रहा था कि मैं कहीं गलत लगा रहा हूँ ठंड में। तो बाद में सुना तो ठीक था। हाँ। तो पीक पे एक अलग खुशी है, वो खुशी अभी भी आपके चेहरे पे है। तो विजय, जब अगर मैं बात करूं, वहां पर कहीं भी हम लोग जाते हैं तो लोकल्स को भी हम थोड़ा सा विजिट करते हैं। क्या आपने वहां जाके, चाहे इथोपिया हो, तंजानिया हो, वहां पर कुछ लोकल लोगों से भी मिले? आप लोकल लोगों के बीच भी टाइम बिताया आपने? हाँ, हमारा हर दिन तो वैसे लोकल लोगों के बीच ही था। वो जो 9 लोग थे वो लोकल ही थे वहाँ के। तो हर दिन मैं रात को उनके साथ, उनके जो किचन टेंट में हम शेयर करते थे सारी स्टोरियां। वो हमें अपने, वो बॉलीवुड के गाने गाते हैं वहाँ के लोग। क्या बात है। हाँ, मैंने उनसे बॉलीवुड के गाने गवाए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और उनके लोकल गाने भी गवाए मैंने उनसे। हम भी गाते थे गाने रात को उनके साथ, डिनर के पहले या डिनर के बाद में। तो बड़ा मजा आता था। कैसे बुलाते थे आप लोग एक दूसरे को, मतलब कैसे बुलाते थे वहाँ पे? वो लोग, उन लोगों को पता था मुझे, कि उन लोगों को पता था कि इंडिया में भाई जी करके बोलते हैं। क्या बात है। तो वहाँ भी भाई जी कहते थे? तो मुझे वो भाई जी, विजय भाई जी ऐसे बोलते थे वो लोग। तो बड़ा अच्छा लगता था कि अफ्रीकन इंसान मुझे विजय भाई जी के नाम से बुला रहा है। और गाना गाते थे, डांस करते थे, और मजा आता था। तो हमने दो दिन पहले खत्म कर दिया था 9 दिन का ट्रैक। 7 दिन में कर दिया था हमने, क्योंकि हमें फिर लगा नहीं कि हमें कैंप में रात बितानी चाहिए 2 दिन। इससे बढ़िया हम नीचे शहर को घूमेंगे, ये करेंगे। बिल्कुल। तो वो अलग ही लेवल का मजा था। शहर में आए, फिर वहाँ पे लोकल लोगों से विजिट करी, वहाँ पे दुकानें विजिट करी और अच्छी अच्छी चीजें देखी। तो 2016 से 2023 तक का सफर, 23 में पहला इंटरनेशनल पीक है ना, इंटरनेशनल आपका ट्रैक करके आया बाहर। आगे अगर मैं पूछूं तो विजय, अभी आगे और क्या क्या प्लान्स हैं आपके? अभी सर, ये हमारा एक्चुअली 7 समिट्स में से एक होता है। किलिमंजारो, जैसे 7 महाद्वीप की जो 7 ऊंची पहाड़ियां हैं, तो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो वो हमारी हो चुकी है, एक टारगेट हमारा हो चुका है, 6 बाकी है। तो 7 समिट्स तो करना है। 7 समिट्स तो करना ही करना है। हाँ। तो विजय, अब क्योंकि मतलब बातें तो बहुत करनी है, लेकिन फिर आपसे मुलाकात यूं ही होती रहेगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी, आप जब दूसरी पीक करेंगे और करेंगे। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अगर कोई किलिमंजारो प्लान कर रहा है, क्या आपके साथ कर सकता है? अब तो आपको हम अनुभव भी है, इसीलिए, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या मैसेज होगा? इसीलिए मैं कभी भी कोई भी प्लान करता हूँ, क्योंकि जो प्रदोष था वो मेरे को साथ पहले भी ट्रैक कर चुका था, और उन्हें इतना विश्वास तो था कि मैं जब जाऊंगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो हमारे साथ इसी भरोसे पे गए थे और सब कुछ बढ़िया हुआ। हम पीक सबमिट करके आए, पूरा एकदम जबरदस्त, और कोई संशय वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब मैं कहीं जाता हूँ उसके बाद ही हम उसको प्रमोट करते हैं। मुझे वहाँ पे सब प्रोज कौन सब पता है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं हवा में पढ़ के किसी से को ऐसे भेज दूंगा। अब मैं वो सब चीजें करके आया हूँ कि किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहां पर। मतलब तो ये तो रहा, वैसे तो अपनी फीलिंग कहते हैं कि खुद ही बता देंगे, लेकिन एक होता है ना, क्लाइंट भी बहुत कुछ अपना फीडबैक देता है।
जो आपके क्लाइंट थे प्रदोष, आपके फ्रेंड भी हैं प्रदोष, उनके क्या रिएक्शन थे जब पीक समिट की थी? जबरदस्त एकदम। अच्छा। हाँ हाँ, उन्होंने भी झंडा फहराया हाँ एकदम। हाँ। और बड़ा ठंड में एकदम जबरदस्त जोश था, ठंड में भी जोश था हमारे अंदर वहां ऊपर पहुंचकर। तो ओके, और मतलब हर दिन हम फोटो शूट कर रहे थे, हर दिन वीडियो बना रहे थे। उनके पास मिर्जा गालिब की बुक थी, क्या वो बात है, शेर मतलब पढ़ते थे बहुत वे। कुछ है, शेर, बहुत कुछ। शेर व शायरी चल रही थी और साथ में समिट भी हो रहा था। हाँ हाँ। तो विजय, अब आप एक, मैं कहूँगा कि यूथ को बहुत ज़्यादा, यूथ के लिए, यूथ देख सकता है आपको, एक आइडलाइज कर सकता है, और उसके बाद में ये बातें एक तरफ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूँगा कि जाते जाते अगर आपका कुछ मैसेज होगा, एक मैसेज जरूर चाहूँगा आपका, खासकर जो यूथ है हमारा, उनके लिए, उत्तराखंड के यूथ के लिए और कंट्री के यूथ के लिए आपका मैसेज क्या होगा? सर, यूथ के लिए वो है कि जो हम, जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं अपना एग्जांपल जरूर दूंगा, हर बार मैं अगला एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप पे किया है ये सब चीजें, अपने आप में मैंने हर चीज का एक्सपीरियंस लिया है। और ये जरूरी भी होता है हर चीज का एक्सपीरियंस लेना, पर तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है। और ये टाइम नहीं है, मतलब ऐसा टाइम नहीं है कि 1-2 साल बाद कर लेंगे, 3 साल बाद शुरू कर लेंगे, 4 साल बाद शुरू कर लेंगे। जो है वो अभी करना है। मतलब जिस दिन मतलब अगर प्लान कर रहे हो तो एजुकेशन भी स्टार्ट करना है। स्टार्ट एकदम, अगर सपोज करो मेरे कुछ प्लान था कि मैं वहां जाऊंगा, आज मैं सीधे यहाँ आया हूँ, और मैं आप सीधे यहाँ पे घर पर भी आया हूँ, क्योंकि मेरे को एक भी मिनट वेस्ट करना बहुत बेकार लगता है। मैं आपको अपनी नौकरी वाली बात बताऊंगा। बैंक में था, तो जिस दिन मेरे दिमाग में आ चुका था कि नौकरी छोड़नी है, मैंने सेकंड थॉट नहीं लिया था कि मैं इतने दिन और करके देख लेता हूँ, ये कर लेता क्या हूँ। होगा। मैंने तुरंत छोड़ के तुरंत अपना दूसरा स्टार्ट कर चुका था। वो मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो आप भी जानते हो और भी जानते हो, मैं उनसे मिलवा भी सकता हूँ, उन्हें भी पता है कि मैंने एकदम क्विक करके, और वो लोग आज भी बता सकते हैं मेरे बारे में, या जो जो चीजें हम कर रहे हैं उसके बारे में। तो एक अच्छी चीज है, तो क्विक एकदम आपको एक्शन लेना जरूरी है आज की डेट में। अगर आप नहीं लोगे, टाइम निकल जाएगा तो आप और लेट लोग हो आ जाएंगे। जाएंगे आपकी जगह पर वहां पर। बिल्कुल। तो अब लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो अकेले, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है वेट करने का। मतलब टाइम करने का होना चाहिए, वेट करने का नहीं। बिल्कुल। तो ये एक यूथ के लिए मैसेज है कि जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, तुरंत स्टार्ट कर दो, पूरे मन लगाकर हर चीज को। वेट करने का टाइम नहीं है अभी। हमारा जो भारत है, आई थिंक 70-75 उसमें चल रहा है, और 25 साल बाद 100 साल हो जाएंगे। तो अगर ये 25 साल 100 साल बाद अगर आपको शिकायतें नहीं चाहिए अगली जनरेशन के लिए, अगले उसके लिए, तो यही टाइम है। अगर भगत सिंह और ये आजाद, जितने भी शहीद वो थे, जो वो थे क्रांतिकारी थे, अगर ये सोचते यार छोड़ो ना, 3 साल बाद शुरू करेंगे आजादी का अभियान, तो क्या हम आज आजाद होते? नहीं होते। तो मैं इस चीज को मानता हूँ, अगर वो लोग 20-25 साल की उम्र तक मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके आजादी के लिए कुछ करके चले गए, तो हमारा टाइम तो चल रहा है अभी। हम तो फ्री हैं, हम तो हर वो चीज कर सकते हैं जो सोचते हैं। अगर हम आज की डेट में वो चीजें नहीं करेंगे, तो हमारा देश 100 साल में जितना होना चाहिए वो 115 साल में भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम फ्यूचर को क्या यानी देंगे? कि प्लान करके अगर आप कुछ ठानते हो तो उसको पूरी शिद्दत के साथ उसे स्टार्ट कर दो। तो मैंने 6 साल पहले स्टार्ट कर दिया था, और मुझे फुल सेटिस्फेक्शन है कि अब मैं किलिमंजारो कर चुका हूँ। तो अगली साल से अभी से अगले साल नहीं बोलूंगा मैं, अभी से तैयारी करोगे अगले समिट की। आपको 3-4 दिन में एडवेंचर पर कुछ नए अपडेट्स जरूर मिल जाएंगे। तो मेरा काम ऐसे होता है कि जो मेरे माइंड, क्योंकि मैं वहां पर भी चल भी रहा था, तो मेरे कुछ और भी प्लान साथ में चलते हैं। जब मैं अपने आप में अकेले में टाइम बिताता हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि ये चीजें करूंगा जाकर, ये सब चीजें। अब साइकिल रेस की तैयारियां शुरू हो जाएंगी ग्रुप पेस के साथ। फिर मेरे को ये बड़ा दुख होता है कि देहरादून के साइकिलिस्ट ने उस साइकिल रेस में ढंग से पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। तो यार तुम क्यों नहीं कर पाते हो? टाइम से तुम रजिस्ट्रेशन करो, टाइम से प्रैक्टिस करो। मुझे बड़ा दुख होता है जब बाहर के लोग कैश प्राइज जीत के जाते हैं हमारे देहरादून से। हम किसके लिए कर रहे हैं ये सब चीजें? देहरादून के साइकिलिस्ट के लिए कर रहे हैं। या हमें बड़ी खुशी होगी अगर देहरादून का हमारे बीच में से कोई साइकिलिस्ट जीतता है। जैसे आप लोगों को खुशी होती है कि हमारे बीच से विजय किलिमंजारो चढ़ गया, ऐसे ही मुझे भी खुशी होगी। क्योंकि अपने शहर और अपने शहर के वासिंदे हैं, हम उनको देखते हैं सड़कों पे रोज साइकिलिंग करते हैं। वो जीतेंगे तो हमें और खुशी होगी कि भाई हमारे बीच में भी एक ऐसा बंदा है कि कोई बाहर वाले को नहीं लेके जाने देता कुछ भी। वो एक अलग ही लेवल की खुशी देगी। बिल्कुल।
तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि डेडिकेशन के साथ हर चीज करिए, टाइम से करिए, डिसिप्लिन सबसे मेन चीज होती है, डिसिप्लिन। अगर मैं आज की डेट में डिसिप्लिन नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। यही एक मैसेज है सर। क्या बात है विजय, थैंक यू। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, और आगे के सारे वेंचर्स के लिए एडवेंथ्रिल और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो Thank you, मच। विजय।